मेरे सम्मानित प्रिय, आज का एपिसोड थोड़ा सा पूरी तरह से एक्शन मूड में है। मैंने कहा भी था कि 1916 होम रूल लीग के बाद जब 1917 में उत्तरदायी शासन की बात होगी तो इधर से दूसरा ट्रैक हम लोग को खोलना होगा और दूसरा ट्रैक का नाम है गांधी जी। तो आपको पता है कि गांधी जी की एंट्री होगी तो यहाँ से अब सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांधीयन एज से सबसे अधिक सवाल पूछने की संभावना बनती है। तो चलते हम लोग एक बार गांधी जी के सफर पर बात करते हैं। देखिए, बात क्या है ना कि गांधी जी के बारे में जैसे हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप समझिएगा, गांधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि गांधी एक विचारधारा थी। आज भी हम लोग उसको बोलते हैं गांधीयन थॉट। कहने का मतलब है कि जब भी पूरे विश्व में अहिंसात्मक तरीके से, जो एक बहुत बड़ा हथियार था, अहिंसात्मक तरीके से जब किसी चीज की लड़ाई स्टार्ट होती है या कहीं पर संघर्ष का दौर देखने को मिलता है तो सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है गांधी जी का। तो कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से इनका सफर स्टार्ट हुआ और भारत में आकर के ये अपने देश की आज़ादी के लिए जो इनका अहिंसात्मक रवैया था, जिसको कह सकते हैं कि एक हिंदुस्तान में एक नायाब तरीका। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी चीज के लिए जब फाइट करते हैं तो उसमें हम लोग का क्या है ना कि इफेक्टिव जोन लगता है। इफेक्टिव जोन का मतलब है कि हम थाउट से लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि हमें लगता है कि भी जंग जीतना है और इसके लिए ये काम करना आवश्यक है। मैं मानता हूं कि किसी भी जंग को जीतने के लिए दो तरीकों का है, किसी ने हिंसात्मक रूप का इख्तियार किया था, किसी ने अहिंसात्मक किया था। तो यहाँ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अहिंसात्मक तौर तरीके के बारे में बात करना आवश्यक होगा। रही बात इस मामले में भगत सिंह के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता रूपी एक गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए की आवश्यकता थी। उस पहिए में से अगर हम लोग कह सकते हैं कि दो पहियों को चलाने के लिए अगर एक अहिंसात्मक स्वरूप देखने को मिलता है तो दूसरा हिंसात्मक भी देखने को मिलता है। कोई हमसे सवाल भी पूछते हैं कि आप किसको मानते हैं, तो हमारे सवाल का जवाब ये होता है कि जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें, जैसे आप जिस किसी यूथ को पूछेगा आपके आइडल कौन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, उन्हें ही अपना वो आदर्श स्वरूप मानते हैं। लेकिन जिन चीजों की अभिव्यक्ति एक बड़ा इतिहास लिखता है, हाँ मानते हैं खामियां बहुत सारी हुई इतिहास में, गांधी जी से भी हुई थी। जब गांधी अरविंद समझौता हुआ था तो शायद उनको ये पॉइंट आउट कर देना चाहिए था कि भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे देश के लिए फाइट करते हैं, और अगर एक बात का मेंशन हो जाता तो शायद वो परिस्थिति नहीं बन पाती। लेकिन होता है कि कभी कभी किसी लोग को सिद्धांत के साथ समझौता करना नहीं आता। उनके सिद्धांत में था कि हम हिंसा को कहीं पे जगह नहीं देते हैं, और चूंकि उन पर कार्रवाई जो चल रही थी भगत सिंह पर, वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक स्वरूप की ही कार्रवाई थी। तो उस पर उनका यह सिद्धांत था कि हम हिंसा और मौत में से मुझे कुछ चुनना पड़ेगा तो मैं पक्का मौत को चुन लूंगा, लेकिन हिंसा को नहीं चुनूंगा। तो जो अपने जीवन से उसको अटैच कर देता है, अपने लाइफ सिस्टम से किसी चीज को अगर बांध दे रहा है, तो आप उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि आखिरकार इसका सही प्रत्युत्तर क्या होगा, सही परिणाम क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग गांधी जी पर थोड़ा बात करें। और आपके फ्रीडम मूवमेंट से बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। जैसे जैसे ही गांधी जी का नाम आपके सामने आएगा, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का नाम आपके सामने आएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनकी एंट्री हम लोग भारत में, ब्रिटिश भारत से ही काम करेंगे। 9 जनवरी 1915 को हुई। अब 9 जनवरी 1915 को हुई तो आप लोगों को पता है कि इस पर हम लोग मनाते हैं, दैट इज द प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 जनवरी 1915 गांधी जी का आगमन है, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और वैसे हम लोग कह सकते हैं कि इस बात की जो का कंसेप्ट है 2003 से न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, और 2020 में भी आयोजन न्यू दिल्ली में ही होना था। लेकिन चूंकि आप लोग को पता है कि सारे चीजों, जितने भी आयोजन थे उन सभी आयोजन को अवरुद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एनआरआई डे के रूप में मनाया जा सकता है, भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर। वैसे इसका डेट है 7 से 9 जनवरी। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का लोकेशन बन रहा था, तो हमें लगा कि चलो करंट के साथ जोड़ते हैं। आज थोड़ा सा फ्री जोन में पढ़ाएंगे। पढ़ाने का मतलब है कि हर बार लगता था कि चलो ये चीज है, इसके साथ सिमट करके पढ़ाना है। क्योंकि जैसे हमने सुन लिया है कि अब ऑफलाइन का कंसेप्ट आने वाला है, ऑफलाइन की तरफ हम लोग मुखातिब होने जा रहे हैं, तो उसके तरफ हम लोग का बड़ी एक्टिवनेस भी काम करना शुरू किया है। और वहां पे क्या होता है ना, वहां पर जब बोर्ड के पास हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें इस बात का तकलीफ नहीं होता कि कौन सा डेटा हम लोग के माइंड में है, कौन सा डेटा नहीं है। जब हम लोग खुद ब खुद वहां जाते हैं तो सारा डेटा अपने आप चलकर हम लोग के पास चला आता है।
और वहाँ पे लगता है कि रियल इमेजिनेशन है। तो चलिए, जो कुछ भी है, जब तक हम लोग वेट करते हैं किसी चीज़ का, बहुत इंतजार भी बहुत गड़बड़ होता है। 11 अक्टूबर की बात थी, बहुत सारे शिक्षकों ने अपने माध्यम से 11 अक्टूबर को पूरा महापर्व की तरह लिया और बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। मैंने तुरंत ही रात में ही मैं चाह रहा था कि आप लोग को आप मैसेज कर दूं कि आपका एग्जामिनेशन 11 अक्टूबर को नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे एक्सटेंड करेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं 11 अक्टूबर को होगा, एकदम इसकी चिंता मत कीजिए। तो खैर, बोलने वाले को तो आप कहीं से भी पकड़ नहीं सकते हैं। बहुत बड़े बोले लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में उसका सुधार भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मन से में ये बात नहीं है। जो मेरे पास जेन्युइन होता है मैं उन चीज़ों को आप तक मैसेज करता हूँ। हाँ, कभी होता है कि हम लोग से भी कभी इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन में कभी कभी हम लोग से भी चूक होती है, तो हम लोग उसको बहुत आडंबर रूपी नहीं देते हैं, बड़ा आडंबर देकर के उन चीज़ों को आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। खैर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग आराम से रहिए, कूल होकर के। और जितने भी मेंस अभ्यर्थी हैं उसके लिए तो मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप बस अपने कामों में गिरावट मत लाइएगा। जो काम कर रहे हैं ना उसको सिलसिलेवार तरीके से करते जाइए, तो लास्ट टाइम में आप पर ओवरलोड कम होगा। और रही बात कि अगर ये तारीख नवंबर चल जाता है, लास्ट नवंबर चल जा रहा है, तो हो सकता है कि उन बच्चों का इंटरेक्शन मेरे साथ हो जाए, तब तो हम धुआं छुड़ा देंगे। जिसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट का धुआं छुड़ाना कैसे होता है, मैं उन चीज़ों का एक जबरदस्त, जिसको बोलते हैं एक जबरदस्त पैकेज लेकर के आप लोग तक प्रस्तुत कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे आने के बाद में आप लोग में जरा सा भी कोई लैकनेस आप लोग को देखने को मिलेगा, जरा सा भी आपको लगेगा कि हम इन कामों को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सामने आने से और आपके हमारे सामने आने से हम दोनों में बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। कारण क्या कि मेरा भी जो एनर्जी लेवल हाई तभी होता है जब मैं आपको देखता हूँ, और आपका भी एनर्जी लेवल तब हाई होता है जब आप मुझे देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों का एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे को बिना देखे जो ना उस एनर्जी लेवल में आ नहीं सकते हैं। और रही बात इस कैमरे के सामने, तो इस कैमरे के सामने हमने पहले भी कहा था कि ये टाइप्स ऑफ द आर्ट है। वो वही लोग बोल सकते हैं एक बंद कमरे में, और प्लस कितना इमेजिनेशन करके झूठ बोला जाएगा। एक तरीका भी होता है ना कि भाई आप इमेज करके और कितने नेचुरलिटी को आप ला सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं कैमरे के सामने, तो आपके पास तो कोई नहीं है ना। जब आपके पास कोई नहीं है तो पक्का है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन का कोई इंपैक्ट हो नहीं रहा है। तो बेमतलब का कौन सा क्रिएटिविटी आएगा। जब आप आते हैं, जब आपसे बात होती है, जब आपके साथ इंटरेक्शन होता है, जब आपकी बातों में कुछ गिरावट होती है, अच्छाई होती है, बुराई होती है, तो उस पर हम लोग का अप्रोच चलता है। खैर, चलिए गांधी जी के बारे में हम लोग बात करें। 9 जनवरी 1915 प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये 7 से 9 जनवरी 2003 में नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। 2020 में भी नई दिल्ली का कंसेप्ट रखा गया था, परंतु आप देख ही रहे हैं कि ये अभी माजरा हम लोग का क्या चल रहा है। खैर, इस पर हम लोग का ज्यादा नहीं है। देखिए, 9 जनवरी 1915 को जैसे एंट्री हुई, 1916 में सबसे पहले इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम। आज थोड़ा सा हम फ्री जोन में है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा फ्री जोन में है तो थोड़ा आगे की और बात करेंगे। अब साबरमती है तो जरा से एक बार हम लोग देख लें। ये आप लोग देखते होंगे, ये आपका साउथ इंडिया है और ये आपका गुजरात का लोकेशन है। ये गुजरात का लोकेशन हम लोग देख सकते हैं। तो साबरमती से एक बार हम लोग देख लें कि यहाँ पर नदियों का जो क्रम है, इसको हम लोग बोलते हैं समान ताप। थोड़ा सा आज घूमेंगे तो इसका मतलब सबसे ऊपर में कौन है? साबरमती। माँ से कौन है? माही। नौ से कौन है? नर्मदा। और ताप से कौन है? ताप्ती। तो आप लोग को पता है ये सारी नदियां कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। तो खंबात की खाड़ी का पोजीशन किधर है? वेस्ट, इधर खंबात की खाड़ी में। और इधर जो भी गिरेगी खाड़ी में वो बनाएगी इस तरह का आकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एस्चुरी, यानी एस्चुरी बनाती है। तो खासकर नर्मदा और ताप्ती के बारे में पूछा जाता है कि ये डेल्टा या एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी बनाती है। जब भी कोई नदी डेल्टा बनाएगी तो पक्का इस तरह से बनाएगी। और ये डेल्टा का कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं नील नदी से। आप लोग जानते होंगे नील नदी। तो अब नील नदी का नाम आया तो आसवन बांध का भी नाम आएगा। चलिए छोड़िए, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। गांधी जी स्टार्ट हुआ, भूगोल शुरू हो जाएगा, लेकिन हम कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना आप समझ ही गए होंगे कि ये 100 से साबरमती, माँ से माही, 9 से नर्मदा और ताप से ताप्ती। ये किधर गिरेगी? खंबात की खाड़ी। और इसका लोकेशन होगा ईस्टर्न टू वेस्टर्न, यानी पूर्व से पश्चिम। तो 9 जनवरी 1915 को इनका एंट्री हुआ। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की है। और पहला इनका एंट्री हुआ 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह क्या था? इसको हम लोग बोलते हैं एक तिनकठिया के नाम से काफी फेमस हुआ था। तिनकठिया में क्या था कि अंग्रेजों ने जो चंपारण से ये आंदोलन चला था, इसमें कहा गया था कि 20 कट्ठे की अगर खेती कर रहे हो तो 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। और ये किसी तरह से
किसानों के हित में नहीं था, क्योंकि नील की खेती करने के बाद उसकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति, जो फर्टिलिटी रेट है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर में एनपीके का नाम जरूर याद रखिएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 4:2:1 के रेशियो में रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन के रूप में हमें चाहिए यूरिया, और यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 46%। थोड़ा सा एक अलग दाव पेच चल रहा है, मॉडर्न डे चल रहा है, सब चला रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या था कि ये जो नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और यहाँ के किसान बिल्कुल नील की खेती नहीं करना चाहते। 3 कट्ठे में 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की खेती में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर 1917 में रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी इसमें आपके पार्टिसिपेट कर गए 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। वैसे कहा जाता है कि इनका जो ये पहला शुभारंभ था, लेकिन इनकी जो कड़ी है, जिसको वास्तविक कड़ी माना था, जिसको वास्तविक आंदोलन का स्वरूप दिया गया, वो अहमदाबाद से स्टार्ट होगा, यानी हम लोग 18 से जब बात करेंगे तो यहां पर अभी आपको सिर्फ समझना है कि भाई नील की खेती, कुछ बच्चों को क्या है, कुछ कंफ्यूजन भी हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ बच्चों को नील आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह एक ही लगता है। तो ध्यान देना, इस पर घबराना नहीं है। ये अगर नील आंदोलन पूछ देगा, देखना ध्यान से, क्योंकि आप जरा सा मिस करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको इससे घाटा हो जाएगा। अगर नील आंदोलन पूछेगा तो याद रखिएगा ये 1859 और 60 की बात है, 1859 और 60 की बात है, जब नादिया जिला था, नादिया डिस्ट्रिक्ट नाम सुना होगा आप लोग, तो ये भी जरूर जानते होंगे, क्रिकेट के आप लोग बहुत क्लोज रहे हैं। तो नादिया एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी काफी फेमस हुई थी, वहीं से झूलन गोस्वामी का संबंध रहा, इसलिए उन्हें नादिया एक्सप्रेस भी कहा गया। अगर हम लोग उसी नादिया की बात करें तो आप लोग पलासी की लड़ाई 1757 की बात जरूर जानते होंगे, वो सभी चीजों का भी जो है लोकेशन वहीं से बनता है। लेकिन इसी हम लोग देखते हैं नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था गोविंदपुर, गोविंदपुर में विश्वास बंधु, कौन सा बंधु, विश्वास, यानी विश्वास बंधु में 2 नाम थे, एक दिगंबर विश्वास और एक विष्णु विश्वास। विश्वास बंधु ने यहां पर क्या किया था, एक आंदोलन किया था, नील आंदोलन जो था 1859-60, विश्वास बंधुओं ने एक आंदोलन किया था। अक्सर क्वेश्चन पूछता था कि विश्वास बंधु कौन कौन थे, तो याद रखना है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान देना है। एक सवाल आता है कि इस पर एक नाटक भी लिखा गया जिसका नाम था नील दर्पण, नाम सुना होगा। नील दर्पण काफी फेमस नाटक था, जिसके लेखक थे दीनबंधु मित्रा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि नील दर्पण नाटक को लिखा है किसने, दीनबंधु मित्रा। और कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका अंग्रेजी अनुवाद, इस बार यूपीएससी की किसी एग्जामिनेशन में पूछा था, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो याद रखना है इसका नाम है माइकल मधुसूदन। ऐसे पूरा नाम है दत्त माइकल मधुसूदन, लेकिन आप माइकल मधुसूदन याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद कराया गया था। तो नील आंदोलन से इतना आपसे सवाल पूछा जा सकता है, 4 क्वेश्चन को आपने। और चंपारण सत्याग्रह भी नील की खेती से संदर्भित है, ये नील आंदोलन भी उसी से संदर्भित है। और जो नादिया वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, जो गोविंदपुर एक गांव है। अब जैसे ध्यान रखिएगा, गोविंदपुर का नाम अगर आपके सामने आ जाए तो फिर एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि आपको पता है कि जो कलकत्ता की स्थापना हुई थी, जो कोलकाता आप बोलते हैं, वो हुआ था 1699 में, 1699 में कोलकाता में इसमें 3 गांवों को मिला के किया था, गोविंदपुर, सूतानाती और कोलिकाता। ये 3 गांवों को मिला करके इसकी स्थापना की गई थी। तो इस चीजों को आप समझिएगा कि यहां पर क्या अप्रोच चल रहा है, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें। अब यहां पर समझना है कि देखिए क्या यहां पर हम लोग का अप्रोच, हम लोग तो गांधी जी को टॉपिक बना के चले थे ना, टॉपिक हम लोग का क्या था, गांधी जी। लेकिन क्या है कि ये टॉपिक अब बिखर रहा है, टॉपिक बिखर रहा है, इसका मतलब बिखर रहा है किस चीज के लिए, टॉपिक अगर बिखर रहा है ना तो चीजों को समेटने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को अपने करीब लाने के लिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स चलेंगे तो हम लोग ज्यादा अप्रोच कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि कलकत्ता की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं, तो कलकत्ता की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1699 में, और 1699 में 3 गांव को मिलकर गोविंदपुर, कोलिकाता और सूतानाती, याद रखिएगा सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता की स्थापना की गई थी। और इसके आर्किटेक्ट जो थे उसका नाम था जॉब चार्नॉक। अक्सर क्वेश्चन आता है, क्या नाम था, जॉब चार्नॉक। तो ध्यान रखना है, इसका नाम है क्या, जॉब चार्नॉक। लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, गांधी जी।
तो गांधी जी को चलेंगे, लेकिन आज क्या ना कि हम चाह रहे हैं कि गांधी जी का भी टॉपिक चले, क्योंकि आंदोलन लगातार चलेगा तो आप लोग को लगेगा कि और भी हम लोग के पास टाइप्स ऑफ द फैक्ट्स आना चाहिए, और जो कंफ्यूजन हम लोग के दिमाग में चलता है उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा आएगा तो फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम अपने नहीं कर पाएंगे। अब चलिए, तो कंफर्म हो गया 1915 में आगमन किसका, गांधी जी को। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती में कंसेप्ट भी दिए, समान ताप वितुरत बताए हैं, स्व से साबरमती, माँ से माही, नौ से नर्मदा और ताप से ताप्ती। मूड करता तो माही और नर्मदा, ताप्ती और साबरमती का पूरा डिटेल भी कर देते, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा क्योंकि पूरा भूगोल स्टार्ट हो जाएगा और समझिएगा ये प्रहार का ही सेक्शन आ जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के निवेदन पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे खास बात क्या था कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह में इनका पार्टिसिपेशन हुआ, इसी में इनके पर्सनल सेक्रेटरी जो महादेव देसाई हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई। मतलब महादेव देसाई जो इनके बाद में पर्सनल सेक्रेटरी बने, वो 1917 में इनके साथ अटैच्ड हुए, इनके साथ मिले। तो 1915, 1916, 1917 की बात हो गई। अब 1918 में जो जिसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, तो हमने 17 के साथ एक और बात कहा कि ध्यान रखना चंपारण सत्याग्रह अलग है, लेकिन नील आंदोलन अगर पूछेगा तो नील आंदोलन बिल्कुल अलग है। और नील आंदोलन से हम लोग 3 फैक्ट पर बात किए हैं। पहला 1859 और 60 के में हुआ है। दूसरा बात है कि इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। जो जगह था वो नादिया था, नादिया का एक गांव था गोविंदपुर, उसी से कोलकाता पर हम लोग बात भी कर लिए। और साथ ही साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन ने। तो नील आंदोलन से संबंधित ये बात है। और नील दर्पण जो एक नाटक है जिसके लेखक करता है दीनबंधु मित्रा। तो अभी तक हम लोग गांधी जी को अपनी अप्रोच नहीं किया, अभी गांधी जी को हम लोग अब धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। अब देखो, पहले समझ लो कि गांधी जी को लाएंगे तो क्या क्या कंडीशन स्टार्ट होगा। पहले एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं और यहाँ गांधी जी की एंट्री कराते हैं। तो गांधी जी की एंट्री 1915 में यानी आगमन हो गया। 1916 में आकर के एक आश्रम बना लिए, रहने का जगह हो गया, समझ लीजिए, अब समझ सकते हैं। 17 में चंपारण सत्याग्रह का पहला शुभारंभ हो गया। 16 में जिस साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वही साबरमती आश्रम 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो नमक कानून को तोड़ा जाएगा वहीं से शुरुआत की जाएगी। जो नमक कानून का जो मामला चलेगा 1930 में हम लोग देखेंगे। 1918 में चलेगा अहमदाबाद, जब मिल में जो मजदूर काम कर रहे थे वो अपने मजदूरी को बढ़ाने को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और पहली बार आमरण अनशन का भी प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1919 में हम लोग घटना देखेंगे जब एक कांड होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे 14 में एक बात थी, गांधी जी आते के साथ ब्रिटिश के पैरोकार के रूप में भी जाना जाता है, कुछ लोग तो उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट ऑफ इंडिया भी कहा। उनका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था वो सब धुल गया 1919 में जब जालियांवाला बाग जैसी हत्याकांड हुई। क्योंकि 1914 में उन्होंने कहा था कि भाई जो चूंकि 1914 से 1918 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंसेप्ट रहा, तो लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि चलो इनको सपोर्ट करते हैं, बाद में हमें इसके बदले में फ्रीडम मिल जाएगा। मतलब जो भी हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर था अंग्रेजों के साथ। लेकिन 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था क्या कि 1919 में एक एक्ट आया था जिसे काला कानून या आतंकवाद गतिरोध अधिनियम कहा गया है। ना अपील होगा, ना वकील होगा, ना दलील होगा। इस बात को लेकर के जो था क्या कि किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है, जैसे फंडामेंटल राइट हम लोग का मौलिक अधिकार, अभी अब जैसे मौलिक अधिकार हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टोरी, को वारंटो, प्रोविजन, ये सब जो हम लोग के पास जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है, जिस बात की चर्चा अनुच्छेद नंबर 32 में की गई है। और हम लोग का अगर फंडामेंटल राइट में किसी तरह का कंटेम्प्ट होता है तो हम लोग डायरेक्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट में जाने के लिए हम लोग के पास एक आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हम लोग जाते हैं 32 के थ्रू। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से हैबियस कॉर्पस जो था, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात थी। जैसे आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना किस वजह से आप पकड़ते हैं। तो कहा था ना अपील कर सकते हो, ना वकील रख सकते हो और ना दलील दे सकते हो। भाई कौन सी बात है? इसका मतलब है कि आपकी तो मनमानी चल रही है, बिना मतलब का आपको गिरफ्तार करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 1919 में पूरे लोगों में इसके प्रति असंतोष की भावना थी और लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों को कर भी रहे थे। लेकिन क्या पता था कि जब हम शांति के साथ किसी जुलूस में है तो मेरे ऊपर किसी तरह से आप गोली चलवा दीजिएगा तो पक्का है कि वो जो भीड़ है, भीड़ किसी हिंसा और अहिंसा को नहीं समझती है। भीड़ का एक अलग मूवमेंट होता है, कहा जाता है कि रैंडम मोशन में चलता है। जैसे आप पुलिस बनिएगा तो सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि जो अनियंत्रित भीड़ है
उस भीड़ में आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते वो किस किस्म के लोग हैं। उसमें बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो उत्पाती लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बात करना चाहते हो, लेकिन भीड़ तो भीड़ है। तो कहा जाता है, उसी को हम लोग एक टाइप देते हैं मॉब। अभी तो मॉब लिंचिंग का पूरा नाम सुने होंगे, पूरा भी हम लोग के यहाँ ये पुरजोर चल रहा है, मतलब एक आइडियोलॉजी हो गया है। वैसे हम तो इसके बिल्कुल सख्त विरोधी हैं कि जब हमारे देश में कानून व्यवस्था है, कानून उसके लिए बहुत तरह के तरीके की चीज बना दी है, तो हम लोग को यह कोई अधिकार नहीं मिलता है कि हम लोग किसी दोषी को, उसके दोष को कंप्लीट उसी वक्त उसे सजा दे दी जाए। तो मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, जिस कानून व्यवस्था के तहत, चूंकि आप बोलते हैं कि मेरी कानून व्यवस्था कुछ नहीं रही सर, वो अब हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो संविधान का निर्माण किसने किया? आपने किया है। संविधान में परिवर्तन कौन करेगा? आप करेंगे। हर बार आपको मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी को वोट कास्ट कर दिया तो फिर आपका कानून उसी आधार पर चल रहा है। आपके पास हर एक बार मौका है कि आप अपने इस जनता के जो हम लोग का जो वोट है, उस वोट के आधार पर आप वहां की सरकार को चेंज कर सकते हैं, अपनी चीजों को बदलाव में ला सकते हैं। तो यहां पर जब कानून व्यवस्था है, कहा भी जाता है कि संविधान को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करने के, एनालिसिस करने के लिए जो संविधान का व्याख्या है वो है कि जो न्याय की व्याख्या की गई है, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द जस्टिस की गई है, वो हमारे संविधान की बात। और इसका न्याय का जो जस्टिफिकेशन है वो हमारा कोर्ट करता है। देखते हैं आजकल हम लोग के यहाँ एक जुडिशरी एक्टिवनेस की बात हो रही है कि चूंकि एग्जीक्यूशन अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है, तो वहां पर जुडिशरी एक्टिवनेस का काम कर रही है, यानी न्यायपालिका कर रही है। आज छात्रों के साथ क्या हो रहा है कि छात्र लगातार चीजों को सरकार को बताते हैं, इसमें गलत हुआ है, इसमें गलत हुआ है, लेकिन जब वही छात्र जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उन छात्रों के बारे में सोचा जाता है और सरकार को ऑर्डर किया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि आप भाई बताइए कि क्यों ऐसा किए। तो कोर्ट का बहुत एक अहम रोल है, और आपके संविधान को सही माने में सही तरीके से कोई इंटरप्रिटेट किया है तो वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट किया वो तो आपका जो जुडिशरी सेक्शन है, तो जुडिशरी सेक्शन का भी पार्टिसिपेशन हमारे हिंदुस्तान में काफी बढ़ चुका है। देखिए बात क्या है ना कि आज थोड़ा खुले हैं तो बहुत लंबा लंबा सेक्शन आ रहा है, मतलब बंधने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लग रहा नहीं कि बस यहाँ रुक करके, तो अभी कोई हड़बड़ाहट भी नहीं है कि चीजों को खत्म करना है। तो आप देखिएगा 1919 में पलवल हरियाणा से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1919 में जब जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ जब इकट्ठे हुए उस पर बेवजह गोली चला दी गई, और जाहिर सी बात है कि हम लोग का डिमांड था कि जिसने गोली चलाई उसको सजा होनी चाहिए। तो उसको तो आप और ऑनर का दे रहे हैं, उसको और मान का तलवार का उपाधि दे रहे हैं। तो बताइए ऐसे सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का ही स्वरूप था। तो 1920 में गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलेगा। वैसे 5 फरवरी 1922 की घटना चौरा चौरी ने इसे भी खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी जी के कंसेप्ट में था कि अगर हम किसी आंदोलन को चलाना चाहते हैं तो उसका स्वरूप बिल्कुल अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसा का स्वरूप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 1920 के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 1921 में एक और हम लोग को देखने को मिले, इससे पहले भी हम लोग को 1919 में एक और चीज देखने को मिलेगा, खिलाफत आंदोलन। उसका भी असर देखेंगे जब ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक समझौता होगा। तो कहने का मतलब है कि फ्रीडम मूवमेंट का जो सर्कुलर पाथ है बड़ा तेजी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट क्या करना है, अब हम जो भी गांधी जी का इनिशिएशन फेज था हम बता दिए हैं। अब सर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आंदोलन से चलना है, और पहला आंदोलन हम लोग चंपारण सत्याग्रह की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग का मामला चलेगा 1918 से अहमदाबाद मिल जो मजदूरों के लिए चलाया गया था, और 18 से सफर हम लोग चलाएंगे और 1947 तक इस सफर को हम लोग पहुंचा देंगे। तो आराम से, अभी कोई बहुत हड़बड़ाहट नहीं है, और हम चाहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए।